देखो जी, यहाँ तक पढ़ाए थे हमने। कौन तक पढ़ाया था? ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या था? इनैंशियोमेरिज्म। ठीक है। हाँ, अच्छा, पीछे ने कैमरा आ जाता है ना। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज इनैंशियोमेरिज्म। अब कंडीशन क्या था इसमें, देख लो। ये कंडीशन आपने नहीं लिखा था, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट में आपका क्या है कि द कार्बन शुड बी कायरल, कार्बन शुड बी कायरल। अब बाद में हम देखेंगे कि कायरलिटी होने के बावजूद भी कभी कभी आपका कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता था। तो पहला कंडीशन कार्बन शुड बी कायरल। दूसरा कंडीशन क्या था कि देयर मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। लिखते चलो, देयर मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है। तीसरा आपका क्या कंडीशन था? तीसरा कंडीशन था देयर शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट बी, फर्स्ट में लिखो यहां पे ए में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यह इसका नाम है सेंटर ऑफ इन्वर्सन भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्सन। एंड थर्ड वन, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन नहीं होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्सन एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन चीजें, तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम कभी देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन समटाइम्स द मॉलिक्यूल बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। उतार लो पहले। कायरलिटी ऑफ कार्बन ऑलरेडी बता दिया था कि इफ द फोर फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना। तो अगर कार्बन से लगने वाले चारों ग्रुप जो है अलग अलग होंगे तो आपका क्या होगा, वो कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और कायरल कार्बन होने के चलते क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के चलते वो क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे नाम से ही ऑप्टिक से ऑप्टिकल हुआ है ना, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन द मॉलिक्यूल में बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, अब देखो यहाँ पे सबसे बारी बारी सारे काम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो फर्स्ट आप जाइए, फर्स्ट में आइए। एक तो आपने ये देखा था, कायरलिटी का मतलब यही था आपने कि ऑलरेडी अगर इससे चार फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग लगे हुए हैं ये, तो ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, है ना। तो इससे हम आपका प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएंगे तो रोटेशन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, आइदर इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ कंपाउंड, या उसको पॉजिटिव फॉर्म में बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या हो जाएगा, वो लीवो फॉर्म ऑफ कंपाउंड, या उसको नेगेटिव फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो, अब यहाँ पे देखो ACOH, इस पर हम चर्चा किए भी थे, आपको शायद अगर याद होगा तो। ये है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड है।
अब यहाँ पे देखो, इफ एन इमेजिनरी प्लेन इज पास्ड थ्रू द मॉलिक्यूल, जैसे आपका यहाँ पे इमेजिनरी प्लेन है, दिस इमेजिनरी प्लेन divide the molecule into two equal half. This imaginary plane divide the molecule into two equal half. जितना ऊपर है जिस तरह से है उसी तरह से नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना. ये भी कायरल कार्बन है. कायरल कार्बन जैसे यहाँ पे OH हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और चौथे पर आपका ये पूरा हो गया. ठीक है, उसी तरह ये कार्बन भी है, एक तरफ हाइड्रोजन OH, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथे पर ही क्या होगा, पूरा. तो ये दोनों कार्बन आपका क्या है, कायरल कार्बन है. तो कायरलिटी होने के बावजूद भी आपका ये दोनों कार्बन कायरल है. कायरलिटी होने के बावजूद भी अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो फिर ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज मेसोमर्स. तो यहां पे लिख लो कि इफ एन इमेजिनरी प्लेन, आगे लिखो, इफ एन इमेजिनरी प्लेन इज पास्ड थ्रू द मॉलिक्यूल, इफ एन इमेजिनरी प्लेन is passed through the molecule, passed through the molecule, which divide it into two equal half, then it is called आपका plane of symmetry, then it is called plane of symmetry. This is plane of symmetry, and such molecules are optically inactive. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कायरलिटी का. चलो को बात जितना आ रहा है. तो एक तो ये हो गया कायरलिटी का, यहाँ पे ओवररूल कर दिया, कायरल होने के बावजूद भी ऑप्टिकल आइसोमर्स इशू नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, दूसरा हमने क्या बताया था, एक प्लेन. दूसरा हमने बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री. देखो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जैसे देखो सेकंड केस अभी लिखा था ना आपने, सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम को बताएगा, इसका नाम को बताएगा. जल्दी बोलो, तेरा टाइम नहीं है. सर साइक्लोब्यूटेन नमस्कार, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन पूरा नाम नहीं हुआ, मिथाइल तो आपने छोड़ दिया. यस सर. ठीक है, तो नंबरिंग कहां से होगा, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो पहला नंबर यहाँ पे या पहला नंबर यहाँ पे. यस सर. तो पहला नंबर यहाँ देंगे, तो फिर या ऐसे कर जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हो गया. यस सर. तो आपका 2 और 3 पर क्या है, मिथाइल है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, और ये रिंग में है तो क्या लिखेंगे, कितने का रिंग है, 4 का सर ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका ये नाम होगा. देख लो साइक्लो कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करवाया था हमने. ठीक है, यस सर. अब जैसे मान लो एक एक्सिस, 2,4 होगा ना, कहाँ पे 2,4 होगा, 2,4 हाँ 2,4 होता है. ठीक है, अंडरस्टूड है वो. 2,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जैसे देखो एक कोई आपका यहाँ पे एक्सिस है, इस एक्सिस को यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसे मिला दो ऐसे. ठीक है, और दूसरा एक्सिस ये है, तो इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर. अब इस पॉइंट से एक फंक्शनल ग्रुप जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये भी है ना.
और ये फंक्शनल ग्रुप जितनी दूरी पर यहां पे है उतनी दूरी पर ये है, ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड जो होगा वो आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्सन। तो इस तरह ये साइक्लो कंपाउंड में इस तरह का कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते, ठीक है। याद रखना, खाली एक पॉइंट याद रखना। और एक और क्या था बेटा, एक और था अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जैसे एक फिर से एग्जांपल ले लीजिए इसका, ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो ये है, तो अब यहां पे देखो ये एक्सिस से मिला दो, ऐसे मिला दिया हमने। Yes, sir. अरे भैया सुनो सुनो, इधर आलू प्याज करते रहते उधर जाकर करो यार, यहाँ कोई नहीं लेगा इधर, उधर उधर करो यार, हल्ला मत करो यार, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई चलता है। कितना आदमी सब घुस जाता है और खाली दिन भर ही कर करके रहता है। अब यहाँ पे देखो ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि इस मॉलिक्यूल को इस पॉइंट से अगर रोटेट करा देंगे 360 एंगल, ये 360 एंगल और ये नंबर ऑफ रोटेशन हो गया, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। चाहे किसी तरह से रोटेट करेगा, है ना। रोटेट करने पर जैसे अगर मान लो सपोज C3 यहाँ आ गया, ये C3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो वही ओरिजिनल फॉर्म है ना। तो इस तरह का भी मॉलिक्यूल से अगर होगा तो वो कहलाएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ इन्वर्सन, या फिर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तीन चीज नहीं होनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, ठीक है। चलिए सर ये देखो ये मॉलिक्यूल था ना, यहाँ पे एक आपका क्या होगा, रिंग में होगा, Yes, sir. और हर कोने पर हर कॉर्नर पर सेम नंबर ऑफ आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे CH3 रख दो, चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रख दो चारों जगह पे, अच्छा ठीक चाहे तो मिथाइल रख दो, चाहे इथाइल रख दो, चाहे NH2 रख दो, ठीक 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 है। लेकिन चारों जगह पे एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, सर है ना। तो वो कहलाएगा आपका अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिंग में। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर होता है तो वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट सर इसमें क्या नाम है, कायरल नहीं देखेंगे सर? न कायरलिटी का साइंस, कायरलिटी का जो होता है ना सेंस आपका दो ही जगह पे, जैसे मान लो कार्बन ही है, Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे दो ही जगह देखेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, अच्छा, ठीक है, ठीक। रिंग में। तो एक आपका एक मिथाइल हो गया, H हो गया, तो एक कायरल माना जाता है, Okay, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दो सेम होगा, ऑपोजिट साइड में सेम होनी चाहिए रिंग में, Okay, sir. ऑपोजिट साइड में सेम होना चाहिए, यहाँ पे चारों पर सेम होनी चाहिए। तो अगर ऑपोजिट साइड में अगर सेम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ इन्वर्सन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर चारों जगह पे एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्सन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तीन चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज नहीं होना चाहिए, तभी आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा ये। Yes. तो ये इसको उतार लीजिए अगर उतारना है तो। उसके बाद है इसके बाद एक कभी कभी इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन इनटू लेंथ ऑफ द पोलारीमीटर ट्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है ऑर्गेनिक में। तो दिस इज अल्फा, क्या है, अल्फा इज अ स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज अ स्पेसिफिक रोटेशन, this is
एंगल ऑफ रोटेशन एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, टू पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है। और ये जब भी होगा तो डेसीमीटर में होगा, इन डेसीमीटर। और सी क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यहां पे देखिए, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसको मिटा दें। तो देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन होते हैं, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म और दूसरा लिवोफॉर्म, ठीक है। डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड लिवोफॉर्म। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवोफॉर्म इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। ये आप पॉइंट लिख लीजिए, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवोफॉर्म इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवोफॉर्म इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अभी आगे हम बढ़ते हैं, इधर से इसको हम फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर है जैसे ये C2H5, ये आपका ले लेते हैं OH, ये आपका CH3 और ये H। तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा, मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा, इधर की ओर OH हो गया, इधर आपका हो जाएगा H, इधर हो जाएगा C2H5 और ये हो गया आपका CH3, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ रोटेशन जैसे अभी बताया था, एंगल ऑफ रोटेशन कैसे आपका कैलकुलेट होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू थीटा इनटू लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका चार चीज में तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना है ना। तो एंगल ऑफ रोटेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। तो जितने से ये आपका, जैसे मान लो ये अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये डी फॉर्म है, तो दूसरा ये क्या होगा, एल फॉर्म होगा। तो ये जितने एंगल से रोटेट ये की करेगा, तो इसका एंगल लिया जाएगा क्या, पॉजिटिव में। डेक्स्ट्रो का क्या होगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो उतने एंगल से ये भी रोटेट करेगा, लेकिन इसका एंगल होगा नेगेटिव में। ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जितने एंगल से, उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा आपका, समझा ना। तो ये दोनों का अगर दोनों को मिला दिए, तो जितना प्लस ए था उतना माइनस ए है, तो दोनों को मिला देंगे तो रेसिप्रोकल मिक्सचर का आपका नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल मिक्सचर हैज ऑलवेज जीरो एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। उसका हमेशा आपका क्या हुआ, जीरो एंगल ऑफ रोटेशन, नेट रोटेशन विल बी जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो, अब प्रॉपर्टीज जिसे हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखो, जैसे ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज क्या है कि दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have similar physical property such as melting point, boiling point, density and refractive index। RI से refractive index, इसे होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो जनरली उसमें क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, है ना। हमेशा ये नहीं कि आइसोमर्स बन जाएगा, वैसा नहीं। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दूसरा आपका है कि अगर कायरल कार्बन है और वो कहीं एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा,
कायरल कार्बन है और एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे देखो, यहां पे कायरल कंपाउंड है, ऐसे लिख देते हैं, एक कायरल कंपाउंड है प्लस एक कायरल कंपाउंड अगर हो, तो दोनों बोथ आपका डेक्स्ट्रो लिवोफॉर्म, दोनों में कायरलिटी होगी। दोनों अगर एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे तो सेम कंपाउंड बनेगा और सेम रेट ऑफ रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शंस होगा। सेम रेट का मतलब सेम स्पीड से प्रोडक्ट बनाएगा। जिस स्पीड से अगर डेक्स्ट्रोफॉर्म एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी स्पीड से लिवोफॉर्म भी एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करके बनाएगा। तो दे विल हैव सेम रेट ऑफ आपका केमिकल रिएक्शंस इफ द डेक्स्ट्रो एंड लिवोफॉर्म कंपाउंड रिएक्ट्स विथ ए कायरल कंपाउंड। तो यहां पे लिखो ए कायरल कंपाउंड में क्या होगा, DNL फॉर्म। डी का मतलब डेक्स्ट्रो है और एल का मतलब लिवोफॉर्म। एक कायरल कंपाउंड से रिएक्ट किया, सेम कंपाउंड होगा, सेम कंपाउंड एंड सेम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। लेकिन अब है कि इफ द कायरल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ कायरल कंपाउंड, एक कायरल कंपाउंड किसी दूसरे कायरल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो उसमें डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो जैसे आपके कायरल कंपाउंड लिख दिया, कायरल कंपाउंड, तो कायरल कंपाउंड में क्या होता है, डेक्स्ट्रो-लिवो भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो-लिवो हो सकता है, और ये किसी कायरल कंपाउंड से ही रिएक्ट किया। यहां पे ऊपर में क्या था, ये कायरल था, कायरल और एक कायरल तो सेम रेट, और कायरल प्लस कायरल देन रेट विल बी डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल। कायरल कंपाउंड दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज था, एक ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। और अब आ जाओ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में ये अब यहां पे देखो, थर्ड में आ जाइए। पेनिसिलिन का नाम सुना है आपने? पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन पेनिसिलिन का डिस्कवर करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1934 के लगभग डिस्कवर किया था। तो पेनिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, चाहे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या नेगेटिव बैक्टीरिया हो, पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसके पास होता है, प्लस स्ट्रेन जिसके पास होता है, जिसके पास बाहर मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया, तो वो पॉजिटिव हो गया, और जिसके पास स्ट्रेन होता है वो नेगेटिव हो गया। तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, मम्स है, मेनिंजाइटिस है, वुपिंग कफ है, टिटेनस है, ठीक है, लेप्रोसी है। तो ये सब बहुत तरह के बैक्टीरिया है, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह का डिजीज काउज करता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, उसको कहते हैं कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, वो बॉडी को अगर हमें पैथोजेंस का काम कर रहा है, डिजीज कर रहा है, तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स डालोगे सब तरह के बैक्टीरिया मार देगा, प्लस पॉजिटिव स्ट्रेन वाले को भी और नेगेटिव स्ट्रेन वाले को, ठीक है। तो पेनिसिलिन उसी की कैटेगरी में आता है। पेनिसिलिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, तो उससे ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलिन। तो वो पेनिसिलिन नेगेटिव, ये पेनिसिलिन ए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म, लिवोफॉर्म। तो पेनिसिलिन नेगेटिव इज ड्रग, whereas penicillin positive is not, ये ड्रग नहीं है, ठीक है। उसी तरह बी में
क्लोरोफेनिकॉल ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. नेगेटिव इज ड्रग बट क्लोरोफेनिकॉल पॉजिटिव इज नॉट. एक डेक्स्ट्रोफॉर्म है, ग्लूकोफॉर्म है, ठीक है. उसी तरह ग्लूकोज नेगेटिव provides energy but glucose positive does not. ठीक है.